दोस्तों मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो नॉर्मल सी 9 to 5 की जॉब करता है। अब क्या आप उसको एज ए मिलीनियर इमेजिन कर सकते हो? ऐसा इमेजिन कर पाना भी लोगों को काफी अजीब लगता है, क्योंकि हम सब जॉब करने वाले एक नॉर्मल आदमी और एक मिलीनियर को उसके पैसों के बेस पर जज करते हैं। हमारा यही मानना है कि पैसा ही वो चीज है जिसकी वजह से अमीर और गरीब में इतना फर्क पैदा होता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो अमीर है और जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता वो गरीब है। बट दोस्तों जोनाथन क्लेमेंट के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल ही गलत है। वो मानते हैं कि गरीब और अमीर अपने पैसों की वजह से नहीं, बल्कि वो अपने पैसों से कैसे डील करते हैं इस चीज से पहचाने जाते हैं। वो कैसे, चलिए इस स्टोरी से समझते हैं। सैम डोगन एक बार अपने फ्रेंड के साथ उनकी न्यू टेस्ला कार में घूमने जा रहे थे। रास्ते में बॉब सैम को अपनी इस न्यू कार के फीचर्स गिनवाने लगे और वो कार की इतनी ज्यादा तारीफ करते जा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी। वो चीज सैम को थोड़ी सी बुरी लगने लगी। वो सोच रहे थे कि एक स्कूल टीचर होकर बॉब के लिए $53,000 की कार खरीदना उनकी एक बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है, जो शायद बाद में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन वापस आते वक्त जब बॉब ने सैम को कार चलाने के लिए दी तो उनको तो ये बहुत ज्यादा पसंद आ गई। ड्राइव करने के बाद उनका बहुत मन हुआ कि वो भी इस कार को खरीद ले, पर उन्होंने बॉब की तरह सीधे कार खरीदने की जगह पर उन्होंने $53,000, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी शुरू कर दी ताकि वो एक ऐसा सोर्स ढूंढ सके जो उनके लिए एसेट का काम करते हुए उनका पैसा पूरा करके दे। तो यहाँ पर सैम ने क्या किया, उन्होंने टेस्ला कार खरीदने की जगह पर टेस्ला कंपनी के कुछ शेयर ही खरीद लिए और उस टाइम पर टेस्ला कंपनी के शेयर की कीमत $298 थी। उनके इस स्टॉक की कीमत कुछ ही टाइम में बढ़कर $367 हो गई, जिससे कि उन्हें $11,500 का प्रॉफिट हो रहा था। पर इस टाइम भी उन्होंने अपने शेयर्स को बेचने की जगह पर उनको होल्ड करके रखा। आगे कुछ दिनों में उन्होंने देखा कि बहुत तेजी से मार्केट क्रैश हो रहा है। टेस्ला के शेयर प्राइस इतने कम हो गए कि उनका ग्राफ जमीन छूने लग गया, जिससे उनका प्रॉफिट उल्टा 20,000 के लॉस में चेंज हो गया। फिर अगले 2 साल में जब पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी तो उस टाइम किसी चमत्कार की तरह टेस्ला कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने ज्यादा देर ना करते हुए अपने 75% शेयर्स को $888 में बेच दिया और एक अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। और फिर क्या था, उन्होंने अपने प्रॉफिट से मिले पैसों से ब्रांड न्यू टेस्ला कार खरीद ही ली। देखो दोस्तों क्या होता है, अगर आपको कोई भी इंसान किसी लग्जरी चीज के साथ दिखाई दे जाता है तो हमको ये लगता है कि यार इस चीज पर इस इंसान ने शायद अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी होगी। बट जॉनथन का कहना है कि पूरी दुनिया में जो एक्चुअल में रिच माइंडसेट रखते हैं वो चीजों को सैम की तरह खरीदते हैं, जबकि जो लोग पोर माइंडसेट रखते हैं वो अपनी पूरी की पूरी कमाई इसी तरीके से शो ऑफ में लगा देते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते ही नहीं है। वो बिना अपनी फ्यूचर कंडीशंस की परवाह किए कुछ भी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जिससे आगे चलकर उनको इस वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने के लिए सबसे पहला लेसन आपके लिए यही है कि किसी भी चीज को सिर्फ ऐसे ही खरीद लेने की जगह पर उसको पहले थोड़ा टाइम दो। अपनी सारी की सारी एक्साइटमेंट को एक साइड पर रखकर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर वो पाना आपके लिए डिजायर है तो उसके ऊपर अपनी पूरी कमाई लगा देने के बजाय एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, जो आपका साइड हसल, कोई स्किल, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको कोई फाइनेंशियल ड्रीम है जिसको आप अचीव करना चाहते हो या फिर आप अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हो, तो ऑथर की बुक फ्रॉम हेयर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक की समरी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे के कुछ मिनट आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, गेट अ सेफ्टी नेट इन केस यू लूज योर जॉब। दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के लिए उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण पैसा ही होता है। घर का रेंट, बिजली का बिल, EMI भरने के लिए पैसा, पानी का बिल, फैमिली के खर्चे, ये सारी टेंशन उनकी रातों की नींद उड़ाकर रखती है। और दोस्तों अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो इन सारी टेंशन को आप भी अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो टोटल पैसा होता है वो एक ही जगह पर से आ रहा होता है। वो कोई जॉब हो सकती है या फिर कोई छोटा बिजनेस भी हो सकता है। हम पूरी तरह से सिर्फ अपने उसी काम पर डिपेंड रहते हैं। जोनाथन बताते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम वाले के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि एक तरफ उनका पैसा आता है और अलग अलग खर्चों में बटकर खत्म भी हो जाता है। और दोस्तों उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर उनका ये सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो उनके पास है ही नहीं। पर ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ अनसर्टन है और दिक्कत कभी भी आ सकती है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर पैसों की चिंता लगभग सभी को सता रही थी, फिर चाहे कोई जॉब करता हो या फिर किसी का खुद का बिजनेस ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ा रीजन इन सब का ये था कि इस चीज के लिए पहले से ही कोई प्रिपेयर नहीं था। इवन इससे डील करने के लिए तो कई लोगों के पास इमरजेंसी फंड भी नहीं था। इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है वो है अपने पैसों के प्रेशर को कम करना, जो जोनाथन के अकॉर्डिंग एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके ही पॉसिबल होगा, ताकि अगली बार जब ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास पहले से ही एक शील्ड मौजूद हो। एंड इस इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए जैसे भी करके आपको 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा किसी सेविंग अकाउंट या फिर किसी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में रखकर रहना होगा, जिससे जब भी आपको उसकी जरूरत हो आप उसको एक्सेस कर सके। दोस्तों जब आप ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लोगे तब पैसों को लेकर आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस, चिंता होगी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। लेसन नंबर 2, यू विल बीट योर डिस्ट्रैक्शंस बाय थिंकिंग अहेड। दोस्तों इमेजिन करो कि आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी
कई घंटों या फिर कई दिनों तक सोचना पड़ता तो क्या होता। दोस्तों नो डाउट इसके अंदर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि ऐसा असल में होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो इंस्टेंट होती है उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से डिसीजंस ले पाते हैं। पर दोस्तों एक तरफ अगर देखा जाए तो ये बहुत जल्दी हमें फैसले लेने की पावर देता है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे फाइनेंस के लिए कई बार खतरा भी बन सकता है, क्योंकि दोस्तों शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जब भी बात खर्चों पर आती है तो हमको बहुत ज्यादा सोच समझकर चलना पड़ता है। बट दोस्तों इस इंस्टेंट की वजह से सब्र रख पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फ्यूचर से ज्यादा आज में जीने वाली है, इसी वजह से हम इस बारे में ज्यादा नहीं सोच पाते, बस ऊपर ऊपर से प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसको कम करने के लिए जोनाथन हमें बताते हैं कि आपको सबसे पहले अपने अभी के खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर कितने पैसे आपके ज्यादा जा रहे हैं, कहाँ पर कम जा रहे हैं, आपको सबको काउंट करना चाहिए एंड फिर उसके अंदर टैक्स ऐड करके उसे अपनी फाइनेंशियल इनकम से लेस कर देना चाहिए। ये सभी प्लस माइनस करने के बाद अब जो अमाउंट आपके पास बचेगा उसको आपको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए संभाल कर रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना कि ताला खोलने के लिए चाबी। लेसन नंबर 3, नो सेविंग्स विद डेब्ट। दोस्तों मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये देखा गया है कि जब भी वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करते हैं तो इस काम को वो अपने कर्जों के साथ ही शुरू कर देते हैं। मतलब कि एक तरफ वो अपनी ईएमआईज को पे करते हैं और दूसरी तरफ थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करते हैं, जो ऑनेस्टली बहुत कम होता है। दोस्तों जोनाथन कहता है कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर के सारे डेब्ट क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ आप कर्जे में डूबकर दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्री होने के बारे में सोच नहीं सकते। और दोस्तों फाइनेंस का पहला रूल भी ये कहता है कि अपना फाइनेंशियल ड्रीम अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेब्ट्स को चुकता करना होगा। आपके ऊपर जितनी भी ईएमआईज भरने का प्रेशर है उन सभी को क्लियर कर लेने के बाद तब इसके पहले लेसन से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों साल 2000 की शुरुआत में जेबुक ने डिस्काउंट ऑफर देने वाली वेबसाइट लॉन्च की थी। इसे लॉन्च करने के कुछ टाइम बाद ही उनको अपनी वेबसाइट से बहुत प्रॉफिट हुआ और देखते ही देखते उनकी नेटवर्थ बढ़कर 1.8 बिलियन तक चली गई, जो उस टाइम पर हर किसी की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रही थी। पर ना जाने क्यों लोगों को ये लग रहा था कि जेबुक जितनी जल्दी कामयाब हुआ है वो इतनी जल्दी फेल भी हो जाएगा, और बाद में ऐसा सच में हुआ। अक्टूबर 2000 का एंड होते होते उनकी नेटवर्थ एकदम से गिर गई। उनकी बिलियंस की नेटवर्थ सिर्फ 333 मिलियन डॉलर पर आ गई, जबकि वहीं पर दूसरी तरफ वॉरेन बफेट, जिनको दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, उनको अपनी मिलियंस डॉलर्स की कमाई करने में लगभग 55 साल लग गए। पर उनके केस में अच्छी बात ये थी कि उनको कामयाब होने में जितना टाइम लगा वो आगे भी उससे ज्यादा ग्रो होते चले गए और कभी नीचे नहीं गिरे। और अगर आज भी देखो तो वो अपनी आधे से ज्यादा कमाई डोनेट करने के बाद भी वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में आते हैं। जोनाथन इन दोनों एग्जांपल से हमको लॉन्ग टर्म की पावर समझा रहे हैं। वॉरेन बफेट जो थे वो इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रखा। अभी वॉरेन बफेट के पास कोका कोला कंपनी के बहुत सारे शेयर्स मौजूद है और इस कंपनी के शेयर्स होल्ड करने से ही उनको लगभग 547 मिलियन डॉलर का डिविडेंड हर साल मिलता है, जबकि कोका कोला के सीईओ की सालाना सैलरी भी सिर्फ 16 मिलियन डॉलर है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए वॉरेन को काफी लंबा टाइम लग गया, तब कहीं जाकर आज वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। तो अपना पैसा अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म का सोचकर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचकर इन्वेस्ट करो। ये जरूरी नहीं कि जितना टाइम बाकी लोगों को लगता